दिस इज लेसन 8 फॉर मॉड्यूल 1। अब हम डिस्कस करते हैं बैकग्राउंड प्रोसेसेस के बारे में। बैकग्राउंड प्रोसेस हमने वैसे बात करी अपने लास्ट सेशन में। क्या कर रहे हैं, डेटाबेस की इंटरनल प्रोसेसेस, डेटाबेस की इंटरनल काम जितने भी डेटाबेस के इंटरनली हो रहे हैं उनको मैनेज कर रहे हैं, उसको प्रोसेस कर रहे हैं। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैकग्राउंड प्रोसेसेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड प्रोसेसेस क्या में आता है, वो कहते हैं डीबी राइटर, डेटाबेस राइटर। जैसे कि हमने फ्लो जैसे डिस्कस किया था, जिसमें क्या होता है, जब भी आपने एसक्यूएल एग्जीक्यूट करी, एग्जीक्यूट होने के बाद सर्वर प्रोसेस क्या करता है कि चेक करता है डेटाबेस बफर कैशे में वो ब्लॉक्स मौजूद है या नहीं है। ओके, अगर वो ब्लॉक्स डेटाबेस बफर कैशे में नहीं होंगे तो डेटाबेस में तो आईओ परफॉर्म करेगा, और आईओ परफॉर्म कर देने के बाद डेटाबेस बफर कैशे में जाके लिख देगा। अब आपने कोई भी किस्म की चेंजेस परफॉर्म करी, जैसे कि आपने कोई रिकॉर्ड चेंज कर दिया, आप जैसी चेंज करेगा ऑरेकल क्या करेगा, उस ब्लॉक को डेटा फाइल में डायरेक्ट अपडेट नहीं करेगा, ताकि आपके डेटाबेस बफर कैशे में जाके अपडेट करेगा। डेटाबेस बफर कैशे में उस ब्लॉक को उसने अपडेट कर दिया। अब क्या हुआ, वो ब्लॉक हो गया डर्टी बफर। उस किस्म के ब्लॉक जो कि अपडेट हो गए हैं डेटाबेस बफर कैशे में और डेटा फाइल में राइट नहीं हुए हैं, उन ब्लॉक्स को हम कहते हैं डर्टी बफर। डर्टी बफर को राइट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डीबी राइटर की। डीबी राइटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो डर्टी बफर जो कि डेटाबेस बफर कैशे के अंदर लिखे हुए हैं, जो कि अपडेट नहीं हुए हैं डेटा फाइल में, वो कौन करेगा, डेटाबेस राइटर। वो तमाम ब्लॉक वहां से कॉपी करके आपको डेटा फाइल में वो ब्लॉक जो कि कमिट हो गए हैं वो आपके क्या करेगा, डेटा फाइल में राइट करना शुरू कर देगा। वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लॉग राइटर का। अब जैसे कि हमने बात की कि आपके ब्लॉक चेंज हो गए, जो भी चेंजेस परफॉर्म हुई है, चेंजेस परफॉर्म होती है, हमको पता है कि हमारा रीडू लॉग के अंदर, रीडू लॉग के अंदर क्या होती है, जो भी चेंजेस होती है वो हमारी कहाँ जाएंगी, रीडू लॉग बफर कैशे में जाती है। और ब्लॉक्स जो भी चेंज हुआ है हमारे कहाँ जाते हैं, डेटाबेस बफर कैशे में जाते हैं। अब रीडू लॉग के अंदर जो चेंजेस परफॉर्म हुई है वो वहां से उठा के रीडू लॉग फाइल के अंदर लिखता है। वो कौन लिखता है, लॉग राइटर लगता है, LGWR। ओके, तो डेटा फाइल के अंदर कौन लिख रहा है, डीबी राइटर लिख रहा है, और आपकी रीडू लॉग फाइल के अंदर कौन लिख रहा है, आपका लॉग राइटर रख रहा है। अब तीसरा बैकग्राउंड प्रोसेस आपका चेक पॉइंट। इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड प्रोसेस है ओरेकल डेटाबेस का। चेक पॉइंट का बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके डेटा फाइल के हेडर और आपके कंट्रोल फाइल के हेडर को अपडेट करता है लास्ट एससीएन नंबर, सिस्टम चेंज नंबर, कि ये बताता है कि आपका डेटा कब तक कहां तक अपडेटेड है। आपके कंट्रोल फाइल और आपके डेटा फाइल को सिंक करता है कि हर कंट्रोल फाइल में के हेडर में लिख देगा भाई यहां तक की इंफॉर्मेशन, और कंट्रोल फाइल को पता होगा उसकी डेटा फाइल कहां कहां तक की सेव डेटा इंफॉर्मेशन सेव्ड है कंट्रोल फाइल के अंदर, आपके डेटा फाइल के अंदर। और ये करता है कि आपके लॉग राइटर को बताता है कि जाके चेक पॉइंट अकर करता है और बताता है कि जाओ और जाके डर्टी बफर कैश, जो डर्टी बफर हैं उनको उठा के लॉग आपके डेटाबेस की डेटा फाइल में कॉपी कर दो। और चेक पॉइंट का यही काम भी होता है। तो लॉग राइटर को इंस्ट्रक्शन करता है कि लॉग राइटर आपका डीबी राइटर को इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको डेटाबेस बफर कैशे से डर्टी बफर को कॉपी करो और उठा के आपके डेटा फाइल में कॉपी कर दो। और डेटा फाइल के हेडर और कंट्रोल फाइल के हेडर के अंदर इंफॉर्मेशन, लास्ट एससीएन नंबर की इंफॉर्मेशन को अपडेट करता है। अब क्या करता है, आपको रिकवरी टाइम विंडो को मिनिमाइज कर देता है। इस तरीके से क्या होगा, आपका डेटा कंसिस्टेंट रहता है कि आपकी कंट्रोल फाइल और डेटा फाइल में आपको कम से कम रिकवरी को कि आपका डेटा जो मेमोरी के अंदर मौजूद है, डेटा मेमोरी के अंदर मौजूद है, जो कमिटेड डेटा है वो आपकी डेटा फाइल में अंदर कॉपी होना चाहिए है। तो ये चीज को कंट्रोल कौन कर रहा है, वो आपका चेक पॉइंट का प्रोसेस कंट्रोल कर रहा है। अब फोर्थ वन है सिस्टम मॉनिटर, दिस इज एसमॉन। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये कि तीन किस्म के मेजर काम परफॉर्म करा होता है। एक तो होता है कि आपके इंस्टेंस रिकवरी, सेकंड वन होता है आपके टेम्परेरी, आपके यूज को जो भी सेगमेंट्स हैं उनको क्लीनअप का टास्क करता है। जो कि आपके टेम्परेरी सेगमेंट्स हैं जो टेम्परेरी स्पेस के अंदर जनरेट हुए हैं, तो उनको क्लीनअप का काम कर रहा था। या फिर दूसरी आपको होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन हैं जो फेलियर हुई है ड्यू टू नेटवर्क सिस्टम की वजह से, तो उनको रिकवर काम करता है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करता है इंस्टेंस रिकवरी। इंस्टेंस रिकवरी ये है कि अगर किसी वजह से आपका इंस्टेंस या आपका डेटाबेस जो है इंस्टेंस आपका किसी वजह से एबनॉर्मली बंद हो जाती है, आपकी मशीन एबनॉर्मल बंद हो जाती है, या
किसी वजह से आपकी मशीन बंद हो गई, पावर फेलियर हो गया, तो आपको आपने डेटाबेस को शट डाउन इमीडिएट नहीं किया, आपकी डेटाबेस एबनॉर्मल बंद हुई है। तो अब जब डेटाबेस को स्टार्टअप करेंगे, उसके बाद ओरेकल क्या करेगा, इंस्टेंस रिकवरी परफॉर्म करेगा। इंस्टेंस रिकवरी क्या चीज है, हम जैसे कि बात करते हैं ओरेकल का फ्लो के बारे में कि ओरेकल क्या करता है, कोई भी किस्म की चेंजेस परफॉर्म करता है, तो चेंजेस परफॉर्म करने के लिए ओरेकल क्या करता है, लॉग राइटर के अंदर चेंजेस लिखता है और डेटाबेस बफर कैशे के अंदर उसको अपडेट कर देता है। ठीक है, अब लॉग राइटर में चेंजेस लिख ली, लॉग राइटर के पास जो आपके लॉग राइटर करता है, चेंजेस आपके रीलॉग फाइल में लिखता है। तो आपके जो मेमोरी सेगमेंट है, दो किस्म के मेमोरी सेगमेंट होते हैं, एक तो आपका डेटाबेस बफर कैशे, एक होता है रेडियो लॉग बफर कैशे। ओके, कोई भी चेंजेस परफॉर्म होती है आपकी कहाँ लिखेगा, रेडियो लॉग बफर कैशे के अंदर लिखेगा और उसको डेटाबेस बफर कैशे में जाके अपडेट कर देगा ब्लॉक्स को। ओके, अब आपका लॉग राइटर क्या करता है कि यूनिलॉग बफर कैशे के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो आपकी कहाँ लिखता है, आपकी यूनिलॉग फाइल के अंदर लिख देता है। तो चेंजेस कहाँ पे जा रही है, यूनिलॉग फाइल के अंदर जा रही है। फिर वो उसके बाद जब आपका लॉग राइटर जब चेक पॉइंट परफॉर्म होता है, लॉग राइटर क्या करता है, डर्टी बफर कैशे को उठा के आपके डेटा फाइल में लिख देता है। अब इसी दरमियान में जब उसने आपका डेटाबेस राइटर ने आपके डेटाबेस बफर कैशे से डेटा वहां से रीड करा, रीड करके उसने आपके डेटा फाइल में नहीं लिखा, उस दरमियान क्या हुआ, आपकी इंस्टेंस क्रैश हो गया, इंस्टेंस क्रैश हो गया, डेटाबेस बंद हो गई। अब कुछ ब्लॉक्स थे जो कि कमिट हो गए थे और कुछ ब्लॉक थे अनकमिटेड भी थे, मगर वो डेटा फाइल में कॉपी नहीं हुए, मगर उसकी इंफॉर्मेशन जो है आपकी यूडीलॉग फाइल के अंदर मौजूद है, क्योंकि जो भी चेंजेस आप परफॉर्म करेगा ओरेकल कहाँ लिखेगा, यूडीलॉग बफर कैशे में करेगा आपकी कोई भी चेंजेस, और आपका लॉग राइटर उसको यूडीलॉग फाइल में कॉपी कर देगा। जो भी कमिटेड ट्रांजेक्शन होगी वहां पे चली गई है, अनकमिटेड भी चली गई है, जो भी अनकमिटेड इंफॉर्मेशन है और कमिटेड इंफॉर्मेशन वहां मौजूद है। अब जैसे इंस्टेंस रिकवरी परफॉर्म होगी, वो जाके चेक करेगा कि आपकी यूडीलॉग फाइल्स में और आपके डेटा फाइल का जाके हेडर चेक करेगा कि कहां तक का इंफॉर्मेशन आपकी डेटा फाइल में लिखी हुई है, और यूडीलॉग फाइल में ऐसी कुछ ट्रांजेक्शन मौजूद है जो कमिट हो गई है, तो वो देखेगा अगर वो ट्रांजेक्शन वहां मौजूद है जो आपके रीलॉग फाइल के अंदर मौजूद है, वो ट्रांजेक्शन कमिटेड ट्रांजेक्शन, तो उसको जाके आपकी डेटा फाइल में कमिट कर देगा, और वो इंफॉर्मेशन अगर अनकमिटेड है तो उनको रोल बैक कर देगा। तो दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्टेंस रिकवरी, जो कि कौन परफॉर्म कर रहा है, आपका एसमॉन प्रोसेस। अब आपका पांचवा बैकग्राउंड प्रोसेस है पीमोन, इसे कहते हैं प्रोसेस मॉनिटर, जिसका काम है यूजर प्रोसेस को कंटिन्यूसली जो है मॉनिटर करना, कि यूजर प्रोसेसेस की हेल्थ को देखता रहता है कि यूजर प्रोसेस की हेल्थ, अगर कोई फेलियर, अगर किसी वजह से आपकी कोई अन प्रोसेस फेलियर हो गया है, तो उस ट्रांजेक्शन को वो रोल बैक कर देगा। और कोई लॉक है, ऐसा कोई लॉक लगा हुआ है और यूजर प्रोसेस फेल हो गया है, तो उस लॉक को रिलीज करेगा। तो प्रोसेस मॉनिटर क्या कर रहा है, यूजर की जितनी प्रोसेसेस हैं उसको मॉनिटर करता रहता है कंटिन्यूसली। और प्रोसेस मॉनिटर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके इंस्टेंस को लिसनर के साथ रजिस्टर्ड भी करता है एक टाइमली पीरियड के साथ, ताकि लिसनर आपका इंस्टेंस आपस में कम्युनिकेट कर सके। तो इन शॉर्ट क्या होता है, प्रोसेस मॉनिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि यूजर प्रोसेस को मॉनिटर करना और यूजर प्रोसेस की हेल्थ को चेक करना, यूजर प्रोसेस में अगर किसी वजह से कोई लॉक है तो कहीं ऐसा ना हो कोई डेड लॉक क्रिएट हो, तो उसको रिलीज करता है वो लॉक जिसका प्रोसेस फेलियर हो चुका है। ओके, और ये डिटेक्ट करता है अगर किसी कोई प्रोसेस किसी वजह से एबनॉर्मली या नेटवर्क की ग्लिच की वजह से कोई प्रोसेस एबनॉर्मली डिस्कनेक्ट हो गया, तो इसको डिटेक्ट करेगा। तो ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आपके पीमॉन की है। अब उसके बाद है आर्क। आर्क जैसे हमने टास्क की, सबसे पहला है लॉग राइटर। लॉग राइटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी चेंजेस परफॉर्म हो रही है वो कहाँ पे लिखा होता है, रीलॉग बफर कैशे में लिख रहा होता है, और लॉग राइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लॉग रीलॉग बफर कैशे से रीड करता है और आपकी रीलॉग फाइल में लिखता है। अब रीलॉग फाइल जो है आपकी सर्कुलर फैशन में एग्जीक्यूट हो रही होती है। अब जैसी अगर लेट्स सपोज आपकी 3 रीलॉग फाइल्स हैं, अब क्या करेगा, लॉग राइटर किसी एक फाइल के अंदर लिखेगा, जैसी वो फाइल फुल हो जाएगी वो सेकंड फाइल के ऊपर आ जाएगा, जैसी सेकंड फाइल फुल हो जाएगी थर्ड फाइल के ऊपर आ जाएगा। अब क्या हुआ, आपकी थर्ड फाइल फुल हो गई तो ऑटोमेटिक फर्स्ट फाइल पे आएगा। अब आपकी फर्स्ट फाइल पे लिखने से पहले क्या करेगा, फर्स्ट फाइल को वॉश कर देगा, क्लीन अप कर देगा, फिर उस फर्स्ट फाइल के ऊपर लिखता रहेगा। तो लॉग राइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि आपके रीलॉग
relog बफर कैसे तो उठाता है और आपकी relog फाइल के अंदर लिखता रहता है। अब relog फाइल जब आपको आप हर बार फ्लैश हो रही है तो क्या करेगा, तो उसकी कॉपी, उसका बैकअप, एक बैकअप कॉपी बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, वो है आर्काइवर। क्या करता है, relog फाइल की एक बैकअप कॉपी, वीडियो फाइल को एम्प्टी करने से पहले, यूलोग फाइल को क्लीन करने से पहले एक आर्काइवर का प्रोसेस क्या करेगा, यूलोग फाइल को क्लीन अप करने से पहले जो भी चेंजेस होती है एक अलग आर्काइव फाइल बना देगा ताकि वो चेंजेस डेटाबेस के अंदर आ रही है वो आर्काइवल के अंदर आ सके। अब हमारा आर्काइवल कहाँ जरूरत पड़ेगी, ये हमारी जरूरत पड़ती है इंस्टेंट, अगर हमारा जो है डेटा गार्ड बना रहे हैं, डेटा गार्ड की हमारा बैकअप हम रिस्टोर कर रहे हैं, तो हमारी ये यूलोग फाइल, हमारी आर्काइव फाइल हमें वहां पे रिक्वायर्ड होंगी। तो आर्काइवल का क्या प्रोसेस है, जो हमारी रीडूलॉग फाइल की कॉपी बनाना, रीडूलॉग फाइल की कॉपी बनाना बिफोर क्लीनअप, वो कौन करेगा, हमारा आर्काइवल का प्रोसेस करेगा। हमारा आता है रिको। रिको का काम यह है कि जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन के, एक डेटाबेस से रहते हुए मैं दूसरी डेटाबेस पे कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, जस्ट लाइक डीबी लिंक से मैंने किसी डेटाबेस की कोई अपना टेबल को कमिट का अपडेट किया, डिलीट किया, वट, तो क्या हुआ, बिटवीन दो डेटाबेसेस के दरमियान हम मैं कोई भी अपनी ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, जैसे दी डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन से। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन में अगर किसी वजह से क्या होता है, अगर वो डेटाबेस के अंदर कोई फेलियर आता है या मेरी वो ट्रांजेक्शन फेल होती है, उसको रिकवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, रिको की, ताकि दोनों डेटाबेस के अंदर आपका डेटा जो है कंसिस्टेंट रहे। उसको मेंटेन कौन कर रहा है, वो कर रहा है रिको का प्रोसेस। दैट सपोज अगर मेरा बैंकिंग सिस्टम है कि मेरे एटीएम के साथ मैं कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहा हूं, तो अब क्या हुआ, मेरा कोई एटीएम से मैंने अपना अमाउंट निकाला, उसके लिए मेरी डिफरेंट किस्म की डेटाबेस जो है इन्वॉल्व है। तो मैंने कोई ट्रांजेक्शन प्रोसेस करना है कि यूजर ने कोई कार्ड इंसर्ट किया, कार्ड उसका पिन चेक हुआ, पिन चेक होने के बाद उसका बैलेंस चेक किया। अभी तमाम की जो इन्फॉर्मेशन अगर हो सकता है मेरी डिफरेंट किस्म की डेटाबेस के अंदर है, तो ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर, अलग अलग डेटाबेस के अंदर है, तो मैं एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को ओपन करूंगा, बिगिन ट्रांस को करूंगा। तो ये ट्रांजेक्शन मेंटेन कर, अगर किसी वजह से मेरा कोई एक फेलियर होता है कि अगर किसी टाइम पे यूजर का कैश वहां से बाहर आ रहा था, उस टाइम पे क्या होता है, मेरा कोई ऐसा होता है कि किसी वजह से एटीएम मशीन डाउन हो जाती है, लिंक डाउन हो जाता है, तो मेरी क्या होगी, ट्रांजेक्शन फेलियर हो गई, तो मेरा पूरा पूरा प्रोसेस रोल बैक करेगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो रही है, रिको की हो रही है। रिको क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन, अगर वहां पर डिस्ट्रीब्यूट ट्रांजेक्शन इस्तेमाल हो रही हैं तो उसको वो रिकवर करेगा, इसको रोल बैक करेगा, अगर कोई कमिट की रिक्वायरमेंट तो कमिट करेगा। तो बेसिकली क्या ये रिको का प्रोसेस क्या कर रहा है, उस ट्रांजेक्शन को रिकवर करने का काम कौन परफॉर्म कर रहा है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिको। अब लास्ट टू बैकग्राउंड प्रोसेस है जिसमें एमओन एंड एमएमएनएल, इन दोनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एडब्ल्यूआर के रिलेटेड, AWR ऑटोमेटिक वर्कलॉग रिपोजिटरी के रिलेटेड जितनी भी टास्क परफॉर्म करेंगे, ये दो बैकग्राउंड प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। अब उसमें क्या है, जो स्नैपशॉट क्रिएट हो रहे हैं AWR के लिए, वो कौन क्रिएट कर रहा है, एमॉन। स्नैपशॉट में क्या होगा, जो कि आपकी सीपीयू जिस लेट सपोज एक टाइम पीरियड पे क्या हुआ, आपने 9 AM के ऊपर स्नैपशॉट सिस्टम ने जनरेट किया, उसमें क्या होगा, उस वक्त सिस्टम में कितना सीपीयू यूटिलाइजेशन थी पर प्रोसेस, कौन सा एसक्यूएल चल रही थी, वो कितना सीपीयू कंज्यूम करी थी, उसने कितनी मेमोरी कंज्यूम की थी, ओवरऑल सिस्टम का हेल्थ चेक आपका क्या होगा, एक स्नैप बनेगा और एक जगह पे स्टोर हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट क्या होगा, एडब्ल्यूआर कहाँ सेव होता है, 6 ऑक्स के अंदर सेव होते हैं, 6 ऑक्स के टेबल स्पेस के अंदर वो सेव होते हैं, और बाय डिफॉल्ट आपका एडब्ल्यूआर पर आवर जनरेट होता है, और 7 डेज की इसकी एक्सपायरी होती है। हर 7 दिन के दिन बाद एडब्ल्यूआर के जो स्नैपशॉट्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, आपका डिलीट हो जाएंगे। और फिर आपका एडीडीएम क्या है, वो भी क्या होगी, जनरेट हो रही होगी बाय द यूज ऑफ एमॉन। अब आता है कि एमएमएनएल क्या है, लाइट वेट बैकग्राउंड प्रोसेस है, जो कि बेसिकली एक असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है एमएमओएन को, एमॉन को असिस्टेंट प्रोवाइड कर, स्पेशली क्या कर रहा है, जो आपका एएसएच है, एएसएच रिलेटेड जितने भी टास्क परफॉर्म हो रहे हैं वो भी कौन परफॉर्म कर रहा है, आपको लाइट वेट एमॉन परफॉर्म कर रहा है। तो ये दोनों बैकग्राउंड प्रोसेसेस परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी AWR के रिलेटेड टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। और फिर इसमें ये भी होता है कि आपकी जो AWR जनरेट हो रही है उसके लिए
आपके जो टेम्परेरी सेगमेंट्स बने, जो स्नैपशॉट क्रिएट करने के जो टेम्परेरी सेगमेंट उनको भी क्लीन अप कर रहा होता है, ठीक है, एमॉन का प्रोसेस। तो ये दोनों बैकग्राउंड प्रोसेसेस का यही काम है कि आपकी परफॉर्मेंस के रिलेटेड जितने भी स्टैट्स को गैदर करके, जस्ट लाइक अ स्नैपशॉट गैदर करके आपके सिस्टम के अंदर स्टोर करना।